सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम अध्याय शुरू किया था, अध्याय नंबर 15 महासागरीय जल संचलन। इसमें बताया गया था कि महासागरीय जल में पैदा होने वाली गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। समुद्री तरंगे, दूसरी ज्वार भाटा, तीसरी महासागरीय धाराएं। जिसमें से हमने समुद्री तरंगों और ज्वार भाटा के बारे में पढ़ लिया है। आज हम अब उसकी तीसरी गति महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। महासागर में जब एक भाग से दूसरे भाग में की ओर निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक जल का निरंतर प्रवाह जो होता है उसे महासागरीय धारा कहते हैं। यानी महासागरों में एक भाग से दूसरे भाग की ओर निश्चित दिशा में जब जल की धारा बहती है तो उसे हम महासागरीय धारा कहते हैं। अब महासागरीय धाराएं उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? इसके 2 कारण हैं, एक प्राथमिक बल और एक द्वितीयक बल। प्राथमिक बल को भी हम आगे 4 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है प्रचलित पवनें, तीसरा गुरुत्वाकर्षण और चौथा है कॉरलेसिस फोर्स बल। पहला है सौर ऊर्जा जल का। सौर ऊर्जा में जब जल गर्म होता है तो ये गर्म होकर आयतन में फैल जाता है और उससे क्या होता है, उसका जो तल होता है वो ऊंचा हो जाता है और जब वो जल ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। इस जल के तापमान के अंतर से तल में भी काफ़ी अंतर आ जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि गर्म व हल्का जल ऊंचे तल के साथ नीचे की ओर ठंडे जल के साथ बहना आरंभ कर देता है। अगला है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें क्या होती है? पवनों में ना बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और धाराओं की उत्पत्ति और उसकी दिशा निर्धारित करने के कारण प्रचलित पवनों का जो प्रमुख स्थान होता है। महासागरों के इस तह से गुजरने वाली जो पवनें हैं उनकी घर्षण शक्ति समुद्री जल की लगातार अपने प्रवाह की दिशा में धकेलती रहती है और इसलिए संसार की प्रमुख समुद्री धारा जो होती है स्थानवी या प्रचलित पवनें कहते हैं। अगली हमारी धारा होती है गुरुत्वाकर्षण। आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल बल होता है, फोर्स होता है। इसके कारण समुद्र का जल जो है नीचे बैठ जाता है और इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, उसमें लवणता जो आ जाती है और वो भिन्न हो जाती है, जिसके कारण धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। अगला है कॉरलेसिस बल। पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण एक बल पैदा होता है जिसको कहते हैं कॉरलेसिस बल, जिसके तहत पवनों में जो समुद्री धाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर बहने लगती हैं। अगला है द्वितीयक बल। द्वितीयक बल में आता है लवणता में अंतर। वो कहते हैं कि जब जल के अंदर समुद्री जल में जो खारापन बढ़ जाता है ना, तो खारापन बढ़ने के कारण उसका घनत्व बढ़ जाता है और ये भारी होकर नीचे बैठने लगता है, जिसके कारण जल खारे की ओर एक धारा बहने लगती है। अगला है वाष्पीकरण। महासागरों में जिन भागों में जल का वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है वहाँ न केवल पानी की कम हो जाने के कारण जल स्तर नीचे चला जाता है, बल्कि लवणता की मात्रा बढ़ जाने से भी जल भारी होकर नीचे की ओर बैठने लग जाता है। संतुलन बनाए रखने के लिए महासागर व अन्य भागों के जल एक धारा के रूप में उसका स्थान पर बहने लगता है। अगला कहता है तटों की आवृत्ति, शेप्स ऑफ कोस्ट लाइन्स। जब भी कोई धारा जो है अपने स्थलखंड से पास से गुजरती है तो क्या होता है, जो उसके आकार है ना उसी के अनुरूप हो जाता है और इस प्रकार तटों में रुकावट से नवीन धाराओं का जन्म होता है और यदि उनके मार्ग में कोई ऐसा प्रदेश ना आए तो धाराएं पवनों के प्रभाव में सदा पूर्व से पश्चिम की और पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती हैं, बहने लगती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अटलांटिक सागर में सन्मार्गी पवनों के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम दिशा में उत्तर व दक्षिणी भूमध्य रेखाएं में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में रुकावट से क्या होता है, उसकी दिशा जो है बदल जाती है, इसके गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील की धारा का रूप धारण कर लेती हैं। अगला है नितलीय उच्चावच।
जलमग्न जो है कंटक भी महासागरीय धाराओं की दशा में परिवर्तन कर देता है, क्योंकि ग्रीनलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जलमग्न कंटक, इसका मतलब होता है रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कंटक ध्रुवीय जल की अटलांटिक महासागर से आने से रोक देती है। अगला कहता है प्रमुख महासागरीय धाराएं हमारी कौन सी होती हैं। एक उत्तर प्रशांत महासागरीय धाराएं होती हैं, एक होता है अटलांटिक महासागरीय धाराएं, और तीसरी होती है हिंद महासागर धाराएं। अब हिंद महासागर धाराएं पहले पढ़ते हैं, वो क्या होती हैं। हिंद महासागर धाराएं होती हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में हिंद महासागर का विस्तार बहुत कम होता है, जिस कारण एक अर्ध महासागर बन जाता है, महासागर माना जाता है। इस महासागर के उत्तरी भाग की धाराएं, इस महासागर के उत्तरी भाग की जो धाराएं हैं वो सामान्य प्रवाह तंत्र से एकदम अलग होती हैं। वो कहते हैं कि दोबारा देखो, जो कहते हैं जब भूमध्य सागर होता है ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में जब हिंद महासागर का विस्तार बहुत अधिक हो जाता है, तो जिसका कारण क्या होता है, एक अर्ध महासागर माना जाता है। इस महासागर के उत्तरी भाग की धाराएं सामान्य प्रवाह तंत्र से एकदम अलग हैं। यह मानसून पवनों में ऋतु के साथ दिशा बदलने से धाराओं की दिशा में भी बदलाव आ जाता है। अब ये जो उत्तरी महासागर की धाराएं शीतकालीन धाराएं भी होती हैं और ये ग्रीष्मकालीन धाराएं भी होती हैं। शीतकालीन धाराएं कौन सी होती हैं। शीत ऋतु यानी सर्दी की ऋतु जिसे कहते हैं। शीत ऋतु में जो भूमध्य धारा है वो उत्तर पश्चिम मानसून के बहने के प्रभाव के कारण पूर्व के पश्चिम की ओर बहने लग जाती है और बाद में उत्तर पूर्वी मानसून का ड्रिफ्ट बन जाता है, और उत्तर पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट कहलाती है। यह ड्रिफ्ट मलक्का की खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी होती है ना, ऐसी इस खाड़ी का नाम है मलक्का की खाड़ी से होकर कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में भारत के तट के साथ बहता हुआ अरब सागर में प्रवेश कर जाता है और अरब की खाड़ी के निकट क्या है, दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगता है और फिर विषुवत धारा के साथ मिलकर एक चक्र को पूरा करता है। उत्तर हिंद महासागर में कौन सी धाराएं चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु की धाराएं। वो कहते हैं गर्मियों में जब दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के प्रभाव से हिंद महासागर का जल पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगता है तो इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। यह धारा अफ्रीका के पूर्वी तट से सोमालिमन धारा के रूप में पूर्व की ओर बहती है और भारत के प्रायद्वीप में परिक्रमा करती है।